आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल का सियासी रण लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ तो पदयात्रा चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंदिर मंदिर की राजनीति हो रही है। आपको ये बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल का रण सिर्फ नंदीग्राम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस सीट पर ममता बनर्जी से मुकाबले के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। आज ममता बनर्जी का मंदिर में पूजा करने का कार्यक्रम है, साथ ही एक पदयात्रा भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनसे मुकाबला कर रहे शुभेंदु अधिकारी की भी आज ही पदयात्रा है और उन्होंने भी आज मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं। यानी सड़क से लेकर सीट तक टक्कर कड़ी है। तो पश्चिम बंगाल का सियासी रण लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ मंदिर मंदिर की राजनीति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पदयात्रा भी हो रही है। ममता बनर्जी शिव मंदिर में पहुंचती है पूजा अर्चना करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। यानी पर्चा भरने से पहले आशीर्वाद का लिया जा रहा है। एक तरफ तो जनता से वोटों की अपील की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना की जा रही है भगवान से वोटों के लिए। मंदिर की राजनीति सिर्फ इलेक्शन के समय देखने को मिलती है, उसके अलावा बहुत कम देखने को मिल रही है। लगभग हर राज्य में ऐसा देखने को मिल जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव भी इस बार मंदिर पर पहुंच गया है। लगातार पदयात्रा जो ममता बनर्जी की देखने को मिल रही है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या फिर प्रदर्शन को लेकर हो या फिर वोट मांगने को लेकर हो, ममता बनर्जी हर रोज सड़कों पर नजर आती है। रैलियों में कम और सड़कों पर ज्यादा नजर आती हैं। यानी दिखाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है कि जमीनी नेता हैं। वहां पर जमीन पर उतरकर लोगों से वोटों की अपील की जा रही है। जनता को लुभाने की कोशिश ठीक उन्हीं के अंदाज में की जा रही है कि ये नेता जमीन पर रहने वाले हैं, अगर उनको वोट दिया जाएगा तो जमीन से जुड़े हुए काम होंगे। हालांकि बीजेपी की बात करें तो पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पर इस समय उतार कर रखी है और ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने के लिए शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दिया है। और अब वही ठीक देखने को मिल रहा है, कड़ी टक्कर एक वीआईपी सीट नंदीग्राम, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। टक्कर कड़ी है, मुकाबला कड़ा है। इस सीट का इंतजार सभी को है कि आखिरकार इस सीट का नतीजा क्या आएगा। पूरे बंगाल का चुनाव एक तरफ है, लेकिन नंदीग्राम का जो मुकाबला है वो एक तरफ है। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर गलत चंडी पाठ करने पर बीजेपी का ममता पर हमला कि हिंदू होने का ढोंग ना करें, कलमा ही सुनाएं। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी चंडी पाठ करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उसी वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि गलत चंडी पाठ मत करिए, आप कलमा पढ़ के आइए, आप ढोंग मत करिए हिंदू होने का। क्योंकि इसी का पलटवार करते हुए ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी है कि मैं हिंदू हूँ, मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो, मैं अपने घर से चंडी पाठ करके निकलती हूँ। और वो चंडी पाठ जो था ट्वीट करके बीजेपी नेताओं ने उसको लिखा हुआ है कि आपने जिस तरीके से बोला है वैसे नहीं है, बल्कि दूसरी तरीके से हिंदू होने का ढोंग मत करिए। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रही है। पदयात्रा की राजनीति इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंदिर की राजनीति भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जो कि आज से शुरू हो चुकी है। आज नामांकन ममता बनर्जी को करना है, लेकिन उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया गया। अब उसके बाद पदयात्रा की जाएगी। पदयात्रा के जरिए और हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए बीजेपी से अनिल झा हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। बात सुन पा रहे हैं आप? अनिल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी, टक्कर कड़ी है और एक जैसा प्रचार भी लगभग देखने को मिल रहा है, चाहे वो मंदिर जाने का कार्यक्रम हो या फिर पदयात्रा का कार्यक्रम हो। ममता बनर्जी का पदयात्रा का कार्यक्रम है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का भी है। ममता बनर्जी मंदिर जाती हैं, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी मंदिर जाते हैं। प्रचार का कार्यक्रम एक जैसा देखने को मिल रहा है।
और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दयाशंकर टीएमसी का पक्ष रखने के लिए भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दयाशंकर, पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि लगभग एक जैसा प्रचार बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी जाती हैं शिव मंदिर, शुभेंदु अधिकारी जाते हैं हनुमान मंदिर। ममता बनर्जी करती हैं पदयात्रा, शुभेंदु अधिकारी भी करते हैं पदयात्रा। जी, तो ये तो अच्छी बात है। कभी शुभेंदु जी टीएमसी के फॉलोअर रहे, टीएमसी में रहे और शुरू से वो फॉलो करते रहे, दीदी को फॉलो करते रहेंगे। लेकिन ये भूल चुके हैं कि उस समय वो टीएमसी के शुभेंदु हुआ करते थे, अब वो भाजपा के हैं। तो इस बार संभवतः उनको 5% तक वोट मिल जाए। हम लोग भी सोचेंगे, चूंकि कभी वो टीएमसी में रहे हैं, सहानुभूति रहेगी कि 2-4% उनको भी वोट मिल जाए। सहानुभूति उनके साथ है आपकी? 2-4% वोट मिलना भी चाहिए ना। तो सहानुभूति रखनी तो पूरी रखिए, फिर 2-4% से क्या होगा? या तो फिर नहीं, बिल्कुल मत रखिए या फिर आप शून्य कर दीजिए, शून्य कर दीजिए ना, इससे अच्छा। तो शून्य नहीं, कम से कम उनको 2-4% वोट मिलना जरूरी है कि उनको भी समझ में आए कि उनके साथ उतने ही लोग थे। कोई भी मूल वोटर होते हैं वो अपने मुखिया के साथ होते हैं, अपने पार्टी के साथ होते हैं, माँ माटी मानुष के साथ होते हैं, उसके सिद्धांत के साथ होते हैं, समझौता करने वाले लोगों के साथ नहीं होते। तो पब्लिक दीदी के साथ है, अपने पार्टी के साथ है। ठीक है, अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको मैडम। सवाल आपसे ये होगा, जो चुनाव प्रचार है पश्चिम बंगाल में लगभग एक जैसा देखने को मिल रहा है। एक तो ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी की तरफ से उतारा जाता है, दूसरी तरफ से एक चंडी पाठ का वीडियो बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया जाता है जिसमें ममता बनर्जी है, उनको कहा जा रहा है कि गलत चंडी पाठ है, ये हिंदू होने का ढोंग ना करें। ये कैसे हिंदूवादी राजनीति हो रही है? तो अगर ममता बनर्जी किसी बात को गलत तरीके से कह रही हैं कि यह पाठ गलत है, तो ममता जी अपनी प्रमाणिकता देती रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमको खुशी इस बात की है, जो ममता मौलाना ममता कहला रही थी, आज उनको हिंदू धर्म, हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में इस चुनाव में चिंता व्यक्त की जा रही है। उनकी सांसद अब चूड़ा और सिंदूर भी लगाने लगी हैं, मुस्लिम होने के बावजूद भी। ये अच्छी बात है, ये अच्छा परिवर्तन कम से कम हमारी पार्टी की सक्रियता के कारण से बंगाल में आया है। और रही बात, अगर वहां पर ममता बनर्जी अगर आज दुर्गा पूजा को लेकर के, चंडी पाठ को लेकर के बयान दे रही हैं, ये भी मेरे लिए सुखद इसलिए है कि मैंने वो स्थिति भी बंगाल के मालदा में देखी है कि जब हम वहां दुर्गा पूजा के बाद जब हम प्रोसेशन निकालते थे, जब जुलूस निकालते थे, तो वही ममता बनर्जी की सरकार मुहर्रम की परमिशन देती थी। वहां दुर्गा पूजा के जुलूस निकालने के लिए हमें परमिशन नहीं मिला करती थी। मालदा के अंदर ये स्थिति हो गई थी। जो बांग्लादेश से लगते हुए हिस्से हैं, वहां पर हिंदू समाज की स्थिति और दुर्दांत कर दी थी इस सरकार ने। तो ममता जी, आज ये परिवर्तन आ रहा है, तो ये हमारी पार्टी की सक्रियता, सनातन संस्कृति के जागरण के कारण आ रहा है। अगर परिवर्तन आ रहा है, अगर ममता बनर्जी मंदिर में जाती हैं, परिवर्तन आ रहा है, उसके बावजूद चंडी पाठ करती हैं, परिवर्तन आ रहा है, अच्छी बात है, तो आप कलमा पढ़ने की सलाह उनको क्यों देते हैं? नहीं, कलमा पढ़ने की, कलाम को देखिए, मसला ऐसा है, एक बेहद एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के आप हिंदू का तुष्टीकरण करेंगे, वहां पर आप दिल्ली सरकार जैसे करती रही वैसे वहीं पर मौलानाओं की तनख्वाहें बांधेंगे, उनके लिए साजो सामान व्यवस्थित करेंगे, लेकिन वहीं पर जो हिंदू पुजारी मंदिर है या संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उनके साथ तुष्टीकरण करेंगे। वहां पर आप कहेंगे वहां के संसाधनों और हकों पर वहां मुसलमानों का हक है, उसमें भी मुसलमान, वो भारतीय मुसलमान ना होकर के उसमें जो है 40% बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को आप जो है शेल्टर देंगे। तो देखिए, एक बात कह रहा हूं, ये चुनाव एक प्रतीक है। ममता बनर्जी को समझ लेना चाहिए, इस चुनाव के माध्यम से हम उसको ये चेतावनी दे रहे हैं, इस देश के और टुकड़े हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 2 बाजू पहले ही टुटवा चुके हैं बांग्लादेश के। में टुकड़े कौन से हो गए? आज से पहले एक मिनट 75 साल पहले किस धर्म के आधार पर देश के टुकड़े नहीं हुए थे क्या? इस देश के अंदर धर्म सर्वोपरि होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अमेरिका के संविधान में भी लिखा गया है, अगर वहां पर कोई आपात स्थिति आएगी तो वहां का पोप वहां का राष्ट्रपति होगा। पूरे विश्व के अंदर आप गाहे बगाहे बेशक से भोंडे सेकुलरिज्म का आप पाठ पढ़ लीजिए, लेकिन
लेकिन किसी भी देश की संस्कृति में उसके धर्म का। दयाशंकर से जवाब लेते हैं। डॉक्टर दयाशंकर, अगर टुकड़ों से बचाना है तो बीजेपी सरकार चाहिए। देखिए, ये खुद टुकड़े गैंग के लोग हैं। इनको जब जरूरत पड़ती है तो हिंदुओं में भी टुकड़े करते हैं। और चंडी पाठ तो दीदी ने इसीलिए किया है, जो माँ दुर्गा का ये लोग अपमान कर रहे थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते थे ये दुर्गा कहाँ से आ गई है, तो दुर्गा माँ अब अवतार ले लिया है। दीदी ने चंडी पाठ करके इस बार अपने धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेके पापियों का नाश करने वाली हैं। जो देश में अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, किसानों पे, नौजवानों पे, चंडी पाठ से दीदी ने शुरुआत कर दिया है। और जितने भी शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं उनका अब आज से नाश होना शुरू हो जाएगा। और रही बात हिंदुत्व की, तो ये क्या हिंदुत्व के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं क्या? हमारे धर्म गुरु, हमारे शंकराचार्य हम लोग के लिए सर्वोपरि है, और इन जैसे पाखंडियों से कोई हम लोगों की सहानुभूति नहीं है। अनिल झा जी जवाब दीजिए। आपको पाखंडी बताया जा रहा है और कोई सहानुभूति नहीं है, ड्रामा आप करते हैं। हमें राजनीतिक युद्ध में जो भी ये कह रहे हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, हमें निंदा सुनने की भी आदत है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की एक परिपाटी होती है। अनिल झा जी, निंदा तो लगभग सभी सुन लेते हैं अपनी अपनी पार्टियों की, ऐसी कौन सी पार्टी जिसकी निंदा नहीं होती है? आइए, कह रहे हैं माँ दुर्गा का अपमान किया, किसी ने माँ दुर्गा का अपमान नहीं किया। मैं खुद काली का उपासक हूँ, मैं स्वयं, मेरे यहाँ काली हमारी कुलदेवी होती है। दूसरी बात, अगर किसी ने ऐसा किया है वो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ वो गलत है। दूसरी बात यह है, बंगाल में धर्म के साथ साथ, बंगाल के अंदर धर्म के साथ साथ बंगाल की डेवलपमेंट को लेकर के भी हमारी चिंता है। आप जानती हैं, बंगाल के 62% हिस्से में आज भी जो मकान बने हुए वो छत पक्की नहीं है। आज भी इतने साल सीपीएम के शासन रहने के बाद, कांग्रेस का, और उसके बाद ममता जी का शासन रहने के बाद 62% लोग आज भी घास फूस के मकानों में रह रहे हैं। बंगाल के अंदर क्या इससे बड़ा तुष्टिकरण हो सकता है कि आप कहेंगे फिर ये गाय की एंट्री आ गई? जब आप जानते हैं कि हमारे लिए गाय एक स्तुति का विषय है, वह सरेआम सरकार, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो वहाँ विकास हो जाएगा। जो छप्पर के घर हैं वो मकानों में तब्दील हो जाएंगे। तो आपको क्या हिमाचल और गुजरात का विकास नहीं दिखा क्या? आपको उत्तरांचल का विकास नहीं दिखा क्या? क्या आप उसके बाजू में बिहार की जो सरकार है उसमें डेवलपमेंट? जो बीजेपी शासित राज्य है फिर उन्हीं पर विपक्ष सवाल उठाता है, वहां पर कितना हुआ, कितना रोजगार मिला, सवाल उन्हीं पर उठाया जाता है। डॉक्टर दयाशंकर जवाब दीजिए। इन लोगों का क्या कहा जाए, चंडी पाठ तो शुरू हो गया है। हाँ। और इन लोगों का विकास तो शौचालय और कार्यालय कितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, जबकि हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर 27 से ज्यादा एम्स बनाए हैं, IIM में सीटें बढ़ाई हैं, IIM के अंदर सीटें बढ़ाई हैं, आपका IIT के अंदर हमने सीटें बढ़ाई हैं। बंगाल में क्या हुआ राज्य सरकार की तरफ से? उत्तर बंगाल की तरफ 7 लोकसभा की सीटें हैं, सांसदों के पैसे जो है राज्य सरकार इम्प्लीमेंट नहीं होने देती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कितने लोगों को नौकरी दी है? कितने जिम्मेदारी है? अरे आपको नौकरी चाहिए तो मैं करवा देता हूँ। कितने पढ़े लिखे हैं? प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं तो बोलिए कितने पढ़े लिखे हैं, इनकी नौकरी मैं लगवाता हूँ। एक एम्स लेंगे, कितना एम्स बनाया? 5 करोड़ लोगों को 2014 के पहले आपका विजन था। आप बताइए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए, 15 लाख वापस दिए लोगों को, तो आप कुछ भी नहीं किए हैं। ये चीजें हैं बहुत सी पार्टियां शासन की, 70 साल जिसका आप लोग बात करते हैं, 70 साल की, लेकिन उनका कार्यालय जस का तस रहा, खंडहर जैसा रहा, झोपड़ी रहा। जाके टीएमसी का कार्यालय देखिएगा। आप लोग का एक प्रवक्ता महोदय से बता रहे थे, हम लोग पहले साइकिल से गांव-गांव घुमा करते थे, आज हम लोगों का आलीशान करोड़ों का, सैकड़ों के ऊपर कार्यालय बना लिए है। और शौचालय तो पूछिए ही मत। शौचालय में ना गांव में वो क्या बोलते हैं, गोबर का जो बना कर रखा जाता है, वही रखने के काम में आता है। डॉक्टर दयाशंकर, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं तो उसकी वीडियो वायरल करने की जरूरत क्या है? पूजा पाठ तो घर में किया जा सकता है, पब्लिक को दिखाने की जरूरत क्या है? जी एकदम किया जा सकता है। वो मीडिया के लोग हैं, जिनको अच्छा लगा वो अपना वायरल किए होंगे। हाँ, वो मंदिर आज भी जा रहा है, चूंकि पब्लिक है तो कोई भी वायरल कर सकती है जो दीदी को चाहने वाली है, तो इसमें पाबंदी तो है नहीं ना किसी पे। पदयात्रा, किसी की इच्छा है कि ये पदयात्रा से क्या उम्मीदें हैं?
पदयात्रा से जो देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रहा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कंपनियां समाप्त हो गई, रोजगार समाप्त हो गया, उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है अनिल झा जी, पदयात्रा से आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी वही उसी तरीके से उसी तरीके से प्रचार कर रहे हैं जैसे ममता बनर्जी कर रही हैं, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है? या तो एक दूसरे की राजनीति को समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, नंदीग्राम के लोगों को जानते हैं। आप इस बात को समझिए, हर एक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए सभाएं करना, पदयात्राएं करना, जन जागरण करना करते हैं, चाहे वो कांग्रेस करे, सीपीएम करे, या तृणमूल करें या भाजपा करे। एक सामान्य प्रक्रिया होती है। पदयात्राओं के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाए जाते हैं। हम हमारा अभियान चला रहे हैं, दूसरी पार्टी अपना अभियान चला रही है। ये रटंतु तोते की तरह रोजगार रोजगार महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पास इस प्रकार के आंकड़े नहीं है कि बंगाल में किस प्रकार के महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। इनको अंदाजा है कि मालदा के अंदर हिंदू महिलाओं पर वहां के मुसलमानों ने कितना अत्याचार किया पूजा करते वक्त। वहां पूजा होती। मेरा अगला सवाल डॉक्टर दयाशंकर आपसे ही होगा। बार बार ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है? मैं हिंदू हूँ, चंडी पाठ करके घर से निकलती हूँ, मेरे साथ हिंदू कार्ड ना खेलें, ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्यों पड़ती है ममता बनर्जी को? सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई किसी को दे नहीं रहा है और किसी राजनीतिक दल को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, अपने शंकराचार्यों का मानते हैं, और जो इस पार्टी के लोग होंगे, फॉलोअर होंगे, इनसे सर्टिफिकेट हिंदू होने का ले सकते हैं। नहीं, बार बार ये कहने के, अगर आप ठीक है पूजा पाठ करते हैं वो अच्छी बात है, घर से चंडी पाठ करके निकलते हैं वो अच्छी बात है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू की बेटी हूँ, इस तरह से सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्या? अगर पूरे देश को पता है तो बताने की जरूरत है क्या? जी, ये चीजें तो बताना की जरूरत है। हाँ। कि मैं क्या हूँ, ये तो जानकारी होनी चाहिए। तो लोगों को कौन बता रहा है? इससे पहले भाजपा जो है, मतलब अगर पब्लिक को वोट देने से मतलब होता है। जय सिया राम, सुनिए ना, जय सिया राम, जय सिया राम तो करते हैं। तो राजनीति में समावेश की शुरुआत किस पार्टी ने किया है? यदि हम हिंदू हैं और हम जिस देवी देवता को मानते हैं, अगर हम जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, चंडी पाठ करते हैं, तो इन्हें क्या तकलीफ हो रही है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या इनका मुद्दा छिन जाएगा क्या यह? ठीक है अनिल झा जी, क्या आपका मुद्दा छिन जाएगा अगर वो धर्म की तरफ, धर्म के मुद्दों की बात करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, क्या आपके मुद्दे छिन जाएंगे? मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो बंगाल के अंदर प्राइड ऑफ सनातन और डेवलपमेंट ऑफ बंगाल, इन दो इश्यू पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्राइड ऑफ बंगाली सनातन और डेवलपमेंट ऑफ बंगाल। हमारी प्रायोरिटीज है कि बंगाल के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे जो वहां की आबादी है, जो इस समय देश के अंदर सेकंड लार्जेस्ट आबादी है बंगाल की, उसको हमको ऊपर लेकर के आना है। बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा लेबर कॉस्ट जो है लो चल रही है और वहां पर लेबर्स को उसका उचित जो रुपया मिल रहा है मजदूरी करने के बाद वो नहीं मिल रहा है। आपको मैडम अंदाजा है बंगाल के अंदर आज भी बेसिक मजदूरी जो है उसके दार्जिलिंग की टी बागानों में देख लीजिए, एक दिन के अंदर 130-140 रुपया मिलता है पर डे का। ये बंगाल की सरकार वहां पर हमको न्याय समझाए कि न्याय कैसे होता है। कूच बिहार के अंदर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो मुसलमानों का जो आतंक हो गया है, वहां जीना हराम है आम सनातनी लोगों का। बंगाल के अंदर कूच बिहार में यह हालत है कि थाने में आप चले जाइए, अगर मुसलमान फैलाया है आतंक, किसने फैलाया है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, अगर मुसलमान जाएगा तो एफआईआर उसकी होगी, हिंदू जाएगा तो 1 हफ्ता नाक रगड़ेगा, उसके बावजूद भी नहीं होगी। ये बंगाल के थानों की हालत है वहां पर। उसके बाद अगर ये पता चल जाए, क्लब सिस्टम है बंगाल के अंदर कि ममता बनर्जी के पास जो सीपीएम के पहले गुंडे थे, उन्होंने क्लब सिस्टम खड़ा कर लिया। आप मकान बनाइए, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। कॉर्पोरेशन उसके बिना काम नहीं करती है वहां पर। वहां की लोकल एजेंसियां उन क्लबों के बिना काम नहीं करती हैं। क्लब जो है धन उगाही का एक आतंक का अड्डा बन चुके हैं पूरे के पूरे। आपका 24 परगना के अंदर कलकत्ता पार करने के बाद हावड़ा से लेकर नीलुआ तक का हिस्सा जो है, डायमंड हार्बर तक का जो हिस्सा है,
सारे के अंदर ये क्लबों का आतंक बन रखा है। क्लब के नाम पर इन्होंने पल्लवित और पोषित किए हुए जो तृणमूल के गुंडे हैं, जो एक्स गुंडे पहले सीपीएम के थे, वो कन्वर्ट इनके पास हो गए हैं। इन सबको जूते की नोक पर रखेगी हमारी सरकार आएगी तो। उसके बाद हम वहां पर जो 62% जो मकान जो वहां झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं लोग, हम लोग आवासीय योजना केंद्र सरकार की जो ये इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही है ममता बनर्जी की सरकार, उसे वहां पर करेंगे और 1.25 लाख रुपए प्रति परिवार को देंगे पक्का मकान बनाने के लिए और आवासीय मकान। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये बंगाल के, ये बिहार के अंदर चालू है, ये असम के अंदर चालू है, ये उड़ीसा में चालू है, ये बंगाल में चालू क्यों नहीं है? ये किस कारण से चालू नहीं है? वहां पर आपने एक योजना बनाई है कि बंगाल में भूखा मरने नहीं देंगे और तरक्की करने नहीं देंगे। सिद्धांत का प्रतिपादन कर रही है तृणमूल की सरकार। हम भूखा मरने नहीं देंगे, सिद्धांत पर आगे नहीं चलेंगे, हम तरक्की करेंगे, इसी सिद्धांत पर आगे चलेंगे और प्राइड ऑफ हिंदू सनातन के नाम पर आगे बढ़ेंगे। ये हमको डॉक्टर दयाशंकर, बंगाल में भूखा मरने नहीं देंगे, तरक्की करने नहीं देंगे, ये एजेंडा है क्या ममता बनर्जी का? जी, जिस तरह से हंगरी इंडेक्स जो है भारत का कितना उछाल मारा है, इनको संभवतः पता नहीं है और ये बात आंकड़े की करते हैं। और अर्थव्यवस्था इनको पता नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था से, कोरोना काल से देश गुजरने के बाद भी बंगाल की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था से कहीं बेटर है। और इनको ये पता होना चाहिए कि गरीब व्यक्ति वहां पे 20 से 30 रुपया में आराम से भोजन कर सकता है। और जहां जहां इनकी स्टेट है वहां पे ये बताएं कि कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराए, कितने लोगों को सस्ते, क्या यही सब इनका है विकास? क्या कि 100 रुपया पेट्रोल कर दिए, 150 रुपया कड़ुआ तेल कर दिए, 40 रुपया आलू बेचवा रहे हैं, प्याज बेचवा रहे हैं, क्या ये विकास है? बंगाल के बारे में इनको अगर जानकारी होती तो उनको पता रहना चाहिए कि गरीब आदमी को 20 से 30 रुपया में भरपेट भोजन मिल जाता है। ठीक है अनिल झा जी, अपने राज्य को संभालिए। पश्चिम बंगाल पर उंगली उठाने से पहले लास्ट रिएक्शन आपका। हेलो, दोबारा बताएं मैडम। हाँ, आपका लास्ट रिएक्शन चाहिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, पश्चिम बंगाल पर उंगली उठाने से पहले अपने बीजेपी शासित राज्यों को संभालिए। अच्छा, ये बताएं कि गुजरात को हम क्या ये कमी देखते हैं, हम बताते हैं आपको, फिर वो संभाले कि नहीं संभाला। गुजरात के अंदर आप जानती हैं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, यानी कि पर डे के हिसाब से जो गुजरात की स्टेट हाईवे है, पर डे के हिसाब से हम 68 किलोमीटर की रोड बनाते रहे हैं। पर डे के हिसाब से बता रहा हूं। बंगाल में जानता है कितना है? बंगाल में 2.5 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड नहीं बनती है। हमारा गुजरात के अंदर सिर्फ सूरत के अंदर, बड़ौदा के अंदर, कच्छ के अंदर, जहां पर कच्छी लैंग्वेज चलती है, वहां पर आप जानते हैं एक व्यक्ति पर हम लोग सालाना कितना खर्च करते हैं? एक व्यक्ति पर कच्छ के क्षेत्रों में जहां रेगिस्तान था, जहां पानी नहीं था, सालाना हम एक व्यक्ति पर 2,60,000 रुपया खर्च करते हैं। बंगाल में जानते हैं कितना है? बंगाल में मात्र 13,000 रुपया खर्च करते हैं। कच्छ के अंदर जो इकोनॉमी आती है, जो बाहर से इकोनॉमी आती है, उसका एजेंडा, रोजगार के आंकड़े भी मांगे जा रहे जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं। हाँ, मैं गुजरात का बता रहा हूँ जी, और बंगाल का आप देख लीजिए। हमारे यहाँ पर इतना बाहरी मुद्रा आती है, खाली जो वहाँ पर बाथरूम और पथेली और लेवा पथेल है, जो अमेरिका और कनाडा में है, जितनी इकोनॉमी वहां से आती है, उतना तो बंगाल का बजट नहीं बनाया ममता बनर्जी ने आज तक। हमने केंद्र सरकार ने बजट दिया है, आज ये अनुदान पर चल रही है पूरी सरकार। बताइए देश में क्या रहे हैं ये लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल के रण में इस समय शुभेंदु वर्सेस ममता बनर्जी हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस समय हो गए हैं, नंदीग्राम एक वीआईपी सीट, उसको जीतने के लिए दोनों तरफ से पुरजोर कोशिशें लगातार की जा रही हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को विधायक दल की बैठक में अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। देहरादून स्थित बीजेपी दफ्तर में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक खत्म होने के बाद तीरथ सिंह रावत के नाम पर ऐलान किया है। हालांकि इससे पहले सीएम पद की रेस में रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, धन सिंह रावत का नाम भी बताया जा रहा था। हालांकि सीएम पद के लिए तीरथ सिंह के नाम के ऐलान ने सभी को चौंका दिया है
और अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आने वाले विधानसभा चुनाव जिताने की। तो विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कल से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तभी से उम्मीदें थी कि आखिरकार कौन सा वो नया चेहरा होगा या फिर कौन सा वो पुराना चेहरा होगा जो कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालेगा। 4-5 ऐसे बड़े बड़े नाम थे जो कि उत्तराखंड के जाने माने चेहरे हैं, उनके नामों के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, शायद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अब संभाल सकते हैं। लेकिन तीरथ सिंह रावत का नाम अचानक से आ जाता है, सबको चौंका दिया जाता है। अब बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत पर होगी अगले विधानसभा चुनाव जिताने की बीजेपी को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि विधायक जो त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज थे वो यही चाहते थे कि अगला जो इलेक्शन है विधानसभा का वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में ना हो, क्योंकि पार्टी को उससे नुकसान हो सकता है। तो उम्मीदों के साथ बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया है। अब उत्तराखंड की कमान तीरथ सिंह रावत संभालेंगे। पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद हैं और राजनीतिक सफर उनका काफी पुराना है, संघ से जुड़े रहे हैं। अब से पहले भी कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो कि हासिल कर चुके हैं। 50 साल के तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं। 1997 से 2002 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। 2000 से 2002 तक उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 2012 से 2017 तक विधायक भी रह चुके हैं। 2013 से 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी तीरथ सिंह रावत रह चुके हैं। लेकिन अब उनके हाथों में मुख्यमंत्री पद की कमान आई है। अब मुखिया प्रदेश के बन चुके हैं। बड़ी उम्मीदें प्रदेश को भी और पार्टी को भी, क्योंकि अब आज से प्रदेश को एक नए मुखिया के रूप में तीरथ सिंह रावत मिलेंगे। लेकिन उनको बड़ी जिम्मेदारी होगी विधानसभा चुनाव जिताने की, बड़ी उम्मीदों के साथ, भरोसे के साथ। हालांकि पहले से कांग्रेस का यही था कि सरकार ने डबल गेम खेला है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था, अब उसी गड्ढे में बीजेपी खुद गिर गई है, जिसकी वजह से बगावत हुई पार्टी के अंदर, अंतर्कलह हुई पार्टी के अंदर और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी कुर्सी को बचाने की बहुत कोशिशें की थी। लगातार दिल्ली पहुंचे थे, वहां पर बैठकें हुई थी आलाकमान के साथ। उसके बाद आते हैं और इस्तीफा दे दिया जाता है, तो पता उससे चल गया था कि वो शायद अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। लेकिन आलाकमान के सामने किसी की नहीं चलती। जो फैसला वो आज सबके सामने आ चुका है। लगातार 3 दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे। 3 दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही थी और उसी बीच में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाता है। आज विधायक दल की बैठक होती है, नए नाम का ऐलान हुआ है और आज ही नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के शपथ लेंगे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर यह है कि मुख्यमंत्री बदलना, सरकार गिराना, फिर से सरकार बनाना, अगर पार्टियां इसी में लगी रहेंगी तो फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे होगी, विधानसभा चुनाव की तैयारियां किस तरीके से होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी यहां पर मौके का फायदा उठा ले, क्योंकि पूरे दमखम के साथ कांग्रेस भी मैदान में उतरने को तैयार है। और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ सुजाता पॉल कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। सुजाता जी, बहुत स्वागत है आपका। सुजाता जी, उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, बधाई नहीं देंगी उनको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को बधाई इस बात की देना चाहती हूँ मैं कि TSR 1 टू TSR 2 और TSR 2 ने आकर ये बात साफ कर दी कि वो वही काम को करेंगे जो TSR 1 ने किया। तो इसका मतलब साफ हो गया कि जनता के लिए कुछ भी नया नहीं आया। और इसकी तो बधाई मैं इनको देती हूँ कि इनका विजन किस तरीके का है। इनकी दूरदर्शिता है नहीं, इनके पास नेतृत्व क्षमता नहीं है। और आप ये देख रही होंगी कि किस प्रकार से
इनके पास नेता नहीं है, इसीलिए एक सांसद को इन्हें इस वक्त लाना पड़ा, क्योंकि इनके अलग अलग धड़े हैं और अलग अलग धड़ों में जो लड़ाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो इस बात का प्रूफ है कि इन्हें एक सांसद को लाना पड़ा, लेकिन एक ऐसे सांसद जिनके पास जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये शिक्षा मंत्री थे इंटरिम गवर्नमेंट में जब उत्तराखंड राज्य बना, उसके बाद ये एक बार प्रदेश के अध्यक्ष बने। ये आरएसएस से है और आरएसएस के टीएसआर 1 को हमने देखा, ना तो वो लोगों के साथ जुड़ाव बना सके, ना ये जुड़ाव बना सकेंगे। लेकिन सुजाता जी, यहाँ पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि विधानसभा चुनाव जब होंगे तो उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस को टक्कर देने की। कि इन्होंने वही चेहरे का, जिसे कहते हैं मुखौटा दिया, जैसे कहते हैं ना ये चार चरित्र चेहरा, भी वही चरित्र भी वही और चेहरे पर मुखौटा है नया। और इसी वजह से हमारे राज्य की जो जनता है उनके लिए एक साल जो बाकी है वो वैसा रहेगा जैसे पिछले के 4 साल। हमारी जनता को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली, हमारी जनता की कोई सुनने वाली नहीं, और स्कैम्स को आगे बढ़ाने के लिए ही ये सरकार ने एक नया चेहरा नए मुखौटे के साथ आया। ये और भी बड़ा दिखाएंगे केंद्र सरकार का। इसका मतलब यही है कि हमारी जनता को नया नेता जरूर मिला है, मगर वो नेतृत्व विहीन नेता है, नेतृत्वहीन नेता है, और इसके लिए हम सबको सफर करना पड़ेगा, हम सबको नुकसान होगा। मगर जो इनके अंदर का मामला मुख्यमंत्री। ठीक है विनय गोयल बीजेपी से हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। विनय जी, नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है और शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही हो जाएगा। रिएक्शन चाहिए पहले आपका। देखिए, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी हम हमेशा से कहते आए हैं, बीजेपी इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस, और वो हमने दिखाया है कि किस प्रकार से अगर केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री जी को केंद्र में लाने की इच्छा व्यक्त की और उनसे कहा कि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करें, तो उन्होंने सहर्ष उस काम को किया, बिना किसी भी हो हल्ले के और बिना किसी भी नाराजगी के और बिना किसी के लिए कोई कष्ट की स्थिति बनाए। और जिस प्रकार से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के स्थान पर अब तीरथ सिंह रावत जी का चुनाव हुआ है, तो दोनों ही बिल्कुल जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की जो ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट है उसके विचारवान कार्यकर्ता हैं, ईमानदार, निष्ठावान, लगनशील और जनता के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। और पूरे पहले तीरथ सिंह जी उत्तराखंड की पहली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, उसके बाद हम जानते हैं आज वर्तमान में वो पौड़ी से सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रह चुके हैं, युवा मोर्चा पार्टी के भी महामंत्री रह चुके हैं। तो बहुत लंबा अनुभव उनके पास है और मुझे लगता है कि उनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। विनय गोयल जी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस समय तीरथ सिंह रावत को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब वो अपनी कुर्सी संभालेंगे और अब जिम्मेदारी ये भी होगी आने वाले विधानसभा चुनाव की, पार्टी को जिताना है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत कंपेयर अगर किया जाए तो, क्योंकि उनकी जो बगावत हुई थी, विधायक के जो बोल निकलकर सामने आए थे वो यही थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना है, शायद पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब फायदे की उम्मीद है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ कर लिया है और चुनाव हमारे सामने है और चुनाव के समय जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय एक प्रकार से लिया है और पूरे हमारे विपक्षी दल भौचक्के रह गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से इसको रिएक्ट करें। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से उनकी तरफ एक बाउंसर फेंका है और जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से खेला जाए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आगामी
विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। कांग्रेस प्रवक्ता तो बोल रही है कि चेहरे बदल गए, नेतृत्व वही है, कुछ नहीं होने वाला है। हेलो विनय गोयल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस प्रवक्ता तो बोल रही हैं कि चेहरे बदल गए लेकिन नेतृत्व वही है, कुछ नहीं होगा। नहीं, इनके कहने से तो कुछ नहीं होता ना। आज कांग्रेस की स्थिति उत्तराखंड में नगण्य है। अभी आज वर्तमान में इनके मात्र 11 विधायक हैं और 11 विधायकों में 5 खेमे हैं। अगली बार मैं आपको दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि अगली बार जब 2022 में लोग विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये विपक्षी दल कहलाने लायक स्थिति में भी नहीं होंगे। मैं निश्चित रूप से बात कह सकता हूँ, जिस तरह से इन्होंने जनता के साथ जो व्यवहार किया है और जनता को जिस प्रकार से लूटा है, इनके पुराने मुख्यमंत्री को लोगों ने टीवी चैनल पर देखा ये कहते हुए कि तुम 30 करोड़ कमा रही है। बोलिए जी, सरकार में कौन है? दुर्व्यवहार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सरकार में बैठा है वो दुर्व्यवहार कर रहा है जनता के साथ। ब्राह्मण समाज खड़ा है बाहर, ब्राह्मण समाज इनके विरुद्ध खड़ा है। देवस्थानम बोर्ड बनाकर ये जिस प्रकार से 51 मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं, जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं को जिसे कहते हैं हर तरीके से मुश्किल होती है, उनकी प्रसव आप देखिए सड़कों पे होते हैं, दून अस्पताल जैसे अस्पताल के टॉयलेट में हो जाते हैं। और ये कैसी बातें कर रहे हैं? उनको उठा कर पहाड़ी रास्तों से अस्पतालों तक पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। वे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक घूमती रहती हैं, उन्हें इलाज नहीं मिलता, उनकी मौत हो जाती है। महिलाओं के ऊपर इन्होंने डंडे भांजे, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ही तो है। और ये खुद ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला है और हम वही है। इसलिए ये सोचते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भौचक के है। कौन सी कांग्रेस पार्टी भौचक की होगी? कैसे होगी भौचक की? हम तो ये देख रहे हैं, हम तो भौचक के इस बात से है कि आप कहीं पे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आप अहंकार में डूबी हुई सरकार है। विनय गोयल जी जवाब दीजिए। कांग्रेस की आधी से ज्यादा गलतियां तो इन्होंने स्वयं स्वीकार कर ली। अपना जो ये बखान कर रही हैं, इन्होंने बताया कि फला चीजें नहीं है, तो क्या मुझे बताएंगी कि सुजाता पाल जी कि क्या इनमें से कोई चीज ऐसी है कि जो कांग्रेस की सरकार छोड़कर गई थी और हमने बंद कर दी? हमने उसमें सबमें ऐड करने का काम किया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उत्तराखंड के जिलों में ICU तक नहीं थे, जबकि इनके बहुत बड़े महिला विरोधी सरकार कर सकती है, वो महिला विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का ये खुद मान रहे हैं कि कुछ नहीं बदला, चाल चरित्र और चेहरा भी वही है। ये तो कह रहे हैं कि बड़ा भाई और छोटा भाई है। ये बड़े भाई के छोटे भाई ले आए हैं कि जो बड़े भाई के काम को आगे ले जाएंगे। बड़ा भाई इतना बड़ा झूठा है। बड़े भाई ने सुजाता जी पहले उनको सुन लीजिए। सुजाता जी एक बार उनको सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, मेरा कहना ये है कि देखिए ये कांग्रेस का कल्चर है कि ये अपनी बात नहीं कह सकते, इसलिए दूसरों को बात कहने नहीं देना चाहते। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपसे ये कह रहा था कि सुजाता जी ने जो बात कही है उनसे इन्होंने कांग्रेस की नाकामियों को स्वीकार किया है, क्योंकि जो सारी चीजें जो विरासत में एक प्रकार से देके गए थे ये हमें, वो हमने कोई इनकी दी हुई कोई अस्पताल बंद नहीं किया, कोई इनके लगाए हुए डॉक्टरों को हटाया नहीं, कोई दिए हुए चिकित्सकों को हटाया नहीं, हमने उन सब में ऐड करने का काम किया। और जब का तो ये भी कहना है ना कि आपने कांग्रेस के अधूरे पड़े कामों को पूरा किया है, अपना नया कुछ शुरू नहीं किया। बहुत सारे काम मैं बता रहा हूँ ना, पूरा करने में ही आप रह गए और फिर वहां पे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, अब नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अगले चुनाव हो जाएंगे, फिर से नई सरकार शुरू हो जाएगी, तो आप अधूरे कामों को पूरे करने में रह गए। नई शुरुआत तो देखने को मिली नहीं उत्तराखंड की जनता को। 4 धाम ऑल वेदर रोड के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकते थे, मजाक बनाते थे उसकी। और आज जब ऑल वेदर रोड बन रही है तो ये उसके बारे में कुछ कहने के लिए स्थिति में नहीं है। ऋषिकेश जवाब दे रही है आपका, बोलिए। लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई है, सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं होगी, 8 मीटर वाली नहीं होगी। भूल गए आप, झूठ बताते हैं आप। लोगों को कब तक भ्रमित करेंगे? केवल संघियों को
आप मुख्यमंत्री बनाकर क्या जताना चाहते हैं? ये वही संघी है। सरदार पटेल ने जब बैन किया था आरएसएस पर, तो जानते हैं कि गोलवालकर ने किस शर्त पर इस बैन को उठवाने की उनको दरख्वास्त करी थी। शर्त ये थी कि कोई भी संघी कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। मगर इनका चाल चरित्र चेहरा बताता है कि कितने बड़े झूठे हैं ये, फरेबी है, मक्कारी करते हैं। और अब जो जनता आपको जवाब देगी वो अगले साल जवाब देगी। सुजाता जी, जहां तक बात है अंतरकलह की, अंतरकलह तो कांग्रेस में भी कम नहीं है। वहां पर भी कांग्रेस नेता लगातार कहते हैं कि हरीश रावत के नेतृत्व में उनको चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अब अगला चुनाव जो होगा वो किसी न किसी और के नेतृत्व में होगा। तो अंतरकलह तो दोनों ही पार्टियों में लगभग एक जैसी है। देखिए, आप अंतरकलह की अगर बात कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है। और हरीश रावत जी के समर्थक ये बात कहते हैं, लेकिन हरीश रावत जी ने ये बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि कोई फेज डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं प्रदेश में वो है प्रीतम सिंह जी, और सारे कांग्रेसी उनके पीछे खड़े हैं। पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कितने धड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में न केवल वो धड़े हैं जो इनकी अपनी पार्टी के हैं, मगर इन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया, कितना बड़ा अन्याय किया जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी से तोड़कर ये विधायकों को लेके गए। ये क्या दर्शाता है कि इनके पास अपने नेता नहीं है, या ये अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं करते। और आज इनकी पार्टी में जो सबसे बड़ा धड़ा है वो उन बागी कांग्रेसियों का है जो आज भाजपा का चेहरा पहनकर इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं। जितना बड़ा नुकसान उन्होंने करा है इनको। विनय जी जवाब दीजिए, अंतरकलह है और वो सबसे ज्यादा बागी वही है जो कि कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इनकी बातों पर हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं कोई अंतरकलह नहीं है। सार्वजनिक रूप से ट्विटर पे, फेसबुक पे इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझे बैठने की जगह नहीं मिलती, इसलिए मैं अपना मोड़ा साथ लेके चलता हूँ, अपनी कुर्सी साथ लेके चलता हूँ। तो मुझे मतलब इस तरह की तथ्यहीन बातें करना, और अगर ये अंधेरे में रहना चाहते हैं तो ये रहे, इनको मुबारक हो। लेकिन जिस प्रकार से, और अगर ये कहते हैं कि जो इनके पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं और उनमें अगर कुछ असंतोष की बात करते हैं तो ये गलत फहमी में है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में हमने उनको अपने संस्कारों में ढाला है, तो निश्चित रूप से आपको उनमें सब में अंतर दिखाई देता है। सभी पार्टियां लगभग ढाल लेती है ना, पार्टी को तो सभी परिवार बताते हैं, बीजेपी भी बता लेती है, कांग्रेस भी बता लेती है, संस्कार भी सभी अपनी पार्टी को दे देते हैं, अपने नेताओं को दे देते हैं, अपने विधायकों को दे देते हैं। मना थोड़ी ना करता, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं करता। कहने में और करने में बहुत फर्क है। जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है वो सबके सामने है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 2022 के लिए हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। पीछे गया था क्या उत्तराखंड? हेलो, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व में पीछे गया था क्या? बिल्कुल पीछे गया था। आप देखिए कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल था, जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री ने टीवी चैनल पर अपनी सरकार को बचाने के लिए लोग अपने विधायकों को प्रलोभन दिए कि आप जनता की खुली लूट कर लो, मैं अपने आंखें बंद कर लूंगा। ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है, ये सबके सामने आई है। और जी आपका जवाब दे रही है सुजाता जी, अगर बीजेपी के राज में उत्तराखंड की तरक्की हो रही है, दिक्कत क्या है? देखिए, अगर उत्तराखंड में तरक्की हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा? ये तो अहंकार था इनके केंद्रीय नेतृत्व का कि 4 साल उन्होंने ये बदलाव नहीं किया, क्योंकि अहंकार में डूबी हुई तानाशाही सरकार ये सोच रही थी कि जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा। और वो केवल वो 2 गुजराती जो हमारे केंद्र सरकार में बैठे हैं उनके हिसाब से कोई लोकतंत्र चलता नहीं है। लेकिन उन्होंने देख लिया है कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में, यदि आप देखें कि क्या इनके हाल हो गए हैं पूरे, और जो जहां जहां इस वक्त चुनाव चल रहे हैं वहां क्या हाल हुआ है, ये उसकी वजह से ये निर्णय इन्हें लेना पड़ा इस वक्त। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मोदी जी ये बात समझ गए हैं कि सरकारों को तोड़कर सरकारें नहीं बनाई जा सकती हर जगह। और जिस प्रकार से इन्होंने हमारे कांग्रेस के जो नेताओं को ये लेकर गए थे, तो आप मुझे बताइए कि अगर इनके अंदर नेतृत्व क्षमता होती, अगर ये तरक्की दे सकते हैं, तो इनके अपने नेताओं में क्षमता नहीं है, ये प्रूव करा। अब जो चीज केंद्रीय नेतृत्व ने किया है प्रूव नहीं हो गया,
कि इनके पास अपने नेता नहीं है, इनके पास अपना विजन नहीं है। और एक और चीज देखिए, कोई भी एमएलए नहीं चुना गया, एक सांसद को इन्हें लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जितने घड़े हैं जो विधायकों के, उनको उनमें सामंजस्य बनाने की ये इनकी बहुत ही कमजोर कोशिश है, क्योंकि कोई इनकी बात को सुन नहीं रहा है और ये बहुत बुरी स्थिति में है। इन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न किया, इन्होंने ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न किया, और इनके यहाँ नाम देखे रावत रावत और रावत आए। जब नाम चल रहा था तो भी धन सिंह रावत का आ रहा था, और जब ये लेकर आए तो भी रावत का आया, यानी कि ये ठाकुरवाद दिखा रहे हैं। विनय गोयल जी, ठीक है विनय गोयल जी, धड़े हैं विधायकों में, इसीलिए सांसद को लाना पड़ा है। देखिए, ये पार्टी के अपनी रणनीति है, वो किसको मुख्यमंत्री बनाती है, किसको विधायक बनाती है, किसको सांसद बनाती है। ये कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पूछ के तो करेगी नहीं। और कांग्रेस अगर अपना इतिहास देखना चाहे तो कांग्रेस अपना इतिहास देख ले कि वो कौन से विधायक को मुख्यमंत्री बनाती थी या किसको बनाती थी। ठीक है सुजाता जी, बोलिए, लास्ट रिएक्शन आपका। देखिए, सच्ची बात यह है कि राज्य की सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अब जो मुख्यमंत्री है वो जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल काम करना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि इनके नेता जो है, जो मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, वो केवल भाजपाइयों के लिए काम करते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करते। जो इनसे सवाल करने भी है उनका उत्पीड़न करते हैं, जिस तरह से इन्होंने पत्रकारों का उत्पीड़न कर रखा है, जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेसियों के खिलाफ केसेस किए हैं। ठीक है विनय गोयल जी, रिमोट कंट्रोल वाले आरोप लगातार बीजेपी पर लगते हैं कि रिमोट कंट्रोल की सरकार है, दिल्ली से सरकार चलती है, तो ये तो अपने आप साबित हो रहा है ना कि पार्टी नेतृत्व। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।